दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रेन में फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों की शूटिंग के लिए भारतीय रेलवे को कितने पैसे देने पड़ते हैं? और क्या आप जानते हैं कि जब ट्रेन किसी फाटक से होकर गुजर जाती है तो उसके तुरंत बाद ही फाटक को क्यों नहीं खोल दिया जाता? और साथ ही में आपको हम ये भी बताएंगे कि ट्रेन के आगे चाहे जो मर्जी ही क्यों ना आ जाए, ट्रेन के ड्राइवर ब्रेक क्यों नहीं मारते। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि रेलवे फाटक पर जब ट्रेन गुजरती है तो कभी भी ट्रेन गुजरने के तुरंत बाद ही फाटक को नहीं खोला जाता और उसे खोलने में बहुत टाइम लग जाता है। दरअसल दोस्तों, भारतीय रेलवे में जो फाटक होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला फाटक तो वो है जो कि रेलवे सिग्नल के साथ कनेक्ट रहते हैं और दूसरा वो फाटक जिनका सिग्नल के साथ कोई लेना देना नहीं होता। अब जो फाटक सिग्नल के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं उसमें होता ये है कि ट्रेन वहां से गुजरने पर वो जैसे ही अगले सिग्नल को क्रॉस करेगी तो वहां से एक फीडबैक फाटक में लगे चाबी के पास आता है और यहाँ पर एक लाइट जलती है जिससे गेटमैन को ये पता चलता है कि ट्रेन अगले सिग्नल को क्रॉस कर चुकी है और उनको ऑटोमेटिक ही परमिशन मिल जाती है कि अब आप गेट को खोल सकते हैं। यानी कि वहाँ पर जो पुश बटन होता है उसको दबाने से गेट ओपन हो जाएगा और जब तक ट्रेन अगले वाले सिग्नल को क्रॉस नहीं करेगी तब तक गेटमैन को सिग्नल नहीं मिलेगा और वो चाह कर भी फाटक को नहीं खोल सकता। और दूसरे टाइप के फाटक जो कि सिग्नल के साथ इंटरलिंक्ड नहीं होते, उस केस में वहां पर जो गेटमैन होता है वो अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को कॉल करके ये कंफर्मेशन लेते हैं कि अब इसके तुरंत बाद कोई ट्रेन है या नहीं, और कंफर्मेशन के बाद ही गेटमैन फाटक को ओपन कर सकता है। अब दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि भारतीय रेलवे में अगर हमें शूटिंग करनी है तो हमें किसकी परमिशन लेनी पड़ती है और शूटिंग करने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है। दोस्तों, वैसे रेलवे स्टेशन या फिर ट्रेन में अगर आप वीडियो बना रहे हो और उसका कोई कमर्शियल यूज नहीं कर रहे, मतलब कि उस वीडियो से आपको पैसा नहीं कमाना, उसके लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी कैमरा से वहां फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर रहे हो तो आपको वहां परमिशन की जरूरत पड़ेगी, भले आप उसका कमर्शियल यूज ना करें। अभी वैसे बहुत सारे यूट्यूबर ट्रेन में कैमरे से शूट वगैरह करते हैं और वो उनसे पैसे भी कमाते हैं, लेकिन वो ये सब अपने रिस्क पर ही करते हैं। लेकिन नियम के मुताबिक अगर आरपीएफ चाहे तो आपको ऐसा करने से मना भी कर सकती है। अब अगर फिल्म शूटिंग की बात करें तो रेलवे को फिल्म शूटिंग वालों को अच्छी खासी रकम देनी पड़ती है। अब जैसे कि आपने रंग दे बसंती और गदर मूवी में देखा होगा और आपको पता होगा कि गदर मूवी में स्टीम लोकोमोटिव का यूज हुआ था, और अगर मूवी में 4 बोगी और 1 लोकोमोटिव की डिमांड है तो रेलवे एक दिन का करीब 5 लाख रुपया चार्ज करती है। और ये रिपोर्ट कुछ साल पहले की है। अभी रेलवे ने अपने चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं। अब 4 बोगी और 1 लोकोमोटिव को अगर रेलवे ट्रैक पर 1 घंटे से ज़्यादा रोक कर रखा है तो रेलवे उसका 900 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज करती है। अब इस काम के लिए फिल्म शूटिंग वालों को संबंधित चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को सारे विवरण के साथ एक एप्लीकेशन लिखना होता है और उसके बाद मुख्य अधिकारी उसका चार्जेस डिसाइड करते हैं और उसकी एक कॉपी डीआरएफ को भेज दी जाती है और तब जाकर साथ ही में डेट और समय डिसाइड करने के बाद ही शूटिंग स्टार्ट करी जाती है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि ट्रेन के सामने अगर कुछ आ जाए तो ट्रेन के लोको पायलट ब्रेक क्यों नहीं लगाते। दरअसल अगर ट्रेन में 20 से 25 डब्बे लगे हुए हैं और वो 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, तब इस केस में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने की दूरी कम से कम 800 मीटर होनी चाहिए। और अगर गाड़ी पूरी तरह से लोडेड है और वो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है तो उस केस में इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करने का मिनिमम डिस्टेंस 1 किलोमीटर होना चाहिए। अब इतनी अधिक दूरी से सामने की चीज को देख पाना काफी मुश्किल होता है और इसीलिए लोको पायलट जब भी सामने की चीज को देखता है तो वो बहुत कम दूरी पर होती है, और अगर ऐसे में वो ब्रेक जोर से अप्लाई कर दे तो पीछे के डिब्बों में बैठे लोगों को बहुत जोर का झटका महसूस होगा
और हो सकता है कि ट्रेन के पीछे के डब्बे पटरी से ही उतर जाएं और यही वजह है कि लोको पायलट कभी भी इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगाते। वैसे दोस्तों, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ट्रैवलिंग का सबसे सस्ता जरिया कौन सा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।